दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप पहले तो इस सेशन पे आप सभी लोग के जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस सेशन पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, हम लोग उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात विमर्श करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में, उसी क्रम में हमारे पास आज कुछ करंट अफेयर्स है, यानी कि 11 सितंबर 2024 से रिलेटेड, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने 2 सेशन में इसके कुछ बात कर चुके हैं। यानी कि कुछ ऐसे जो लगभग दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं 30-35 जो करंट अफेयर जो घटनाएं थी दोस्तों, उसको 2 सेशन में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट सेशन है दोस्तों। इसमें जो बचे हुए कुछ है घटनाएं हैं जो इंटरनेशनल से रिलेटेड है दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं कुछ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे, उस पर हम लोग बात विमर्श करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उस क्रम में हमारे पास जो पहला इंटरनेशनल एक तरीके से जो न्यूज़ है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है पीएम मोदी और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो क्राउन प्रिंस है दोस्तों, उनके द्वारा एक बायलैटरल टॉक हुई है, एक मीटिंग हुआ है, जिसमें इन दोनों देशों के द्वारा 5 एग्रीमेंट पे साइन किया गया है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं, डिटेल में इस पर बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, इंडिया और यूएई के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा साइन किया गया है 5 एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं दोस्तों फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम। यानी कि ये 5 एग्रीमेंट कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए एक तरीके से दोस्तों इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी भी आता है और पेट्रोलियम भी देखा गया है दोस्तों। आगे इसमें क्या कहा गया है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, बर इंक्ड फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन द पीएम मोदी एंड द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इन न्यू दिल्ली में। जो न्यू दिल्ली में, यानी कि ये जो न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुआ है, वार्तालाप हुआ है, इसमें जो प्रमुख बातें निकल कर आई है दोस्तों, जो यानी कि जो कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट हुए हैं जिस पे एग्रीमेंट बनने का काम किया है, वो कौन कौन सी बातें हुई है जिस पे आपसी समझौता हुआ है, आपसी सहमति बनने का प्रयास किया गया है, काम किया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए एक एक पॉइंट करके देखते हैं दोस्तों। पहला कौन है, दूसरा कौन है, आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, पहला पॉइंट ये निकल कर आ रहा है, आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला पॉइंट ये निकल कर आ रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है अबू धाबी इमिरेट्स, इसके बारे में बताया जा रहा है ADE अबू धाबी इमिरेट्स इज़ द वन ऑफ द 7 इमिरेट्स, यानी कि इमिरेट्स के जितना भी ये यूनियन है दोस्तों, यानी कि जितना भी इसका संगठन है, जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में, जिसको हम यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अरब देशों का जो संगठन है, यानी अरब देशों का संगठन है, उसमें से जो दो अबू धाबी जो इमिरेट्स है दोस्तों, वो 7वां है, वो 7वें नंबर पर आता है। इट कंप्राइजेस अबाउट 3/4 ऑफ UAE लैंड एरिया एंड इट्स सेंटर ऑफ द UAE ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अबू धाबी इमिरेट्स है दोस्तों, उसका जो है कहा जा रहा है वो अकेले यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का दोस्तों 3/4 हिस्सा अकेले है दोस्तों, इतना बड़ा है। यानी इस संगठन जो अरब देशों का जो संगठन है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई ज़मीनी एरिया अगर किसी का है दोस्तों, तो वो है अबू धाबी एमिरेट्स का है दोस्तों। जिसमें क्या है, जिसमें अगर देखा जाए तो इनके द्वारा कहा जाता है कि जो एक तरीके से क्या है, ऑयल गैस और गैस इंडस्ट्री का भी सेंटर का काम है। यानी कि UAE का जो भी ऑयल है दोस्तों, यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का जो ऑयल का सेंटर है, और जो गैस इंडस्ट्री का जो सेंटर है दोस्तों, जहाँ से गैस निकाले जाते हैं, जहाँ से तेल निकाले जाते हैं दोस्तों, वो जो सेंटर है दोस्तों, वो अबू धाबी इमिरेट्स में ही पड़ता है दोस्तों। इसके बारे में कहा गया है इन फर्स्ट, पहली बार की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है इन फर्स्ट इंडिया एंड UAE साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले बार में दोस्तों इंडिया और UAE के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, उस था सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के बारे में बात की गई है दोस्तों। यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के साथ जो पहला इंडिया का जो एग्रीमेंट है दोस्तों, वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लेकर है दोस्तों, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के, यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर के फील्ड में एग्रीमेंट हुए हैं। दूसरा क्या कहा जा रहा है दोस्तों, दूसरा कहा जा रहा था MOU वाज साइंड बिटवीन द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NNPCIL के बीच में एक एग्रीमेंट बने हैं दोस्तों, जिसमें कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है दोस्तों।
पहला क्या है, ये देखिए इंडिया का है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NNPCL एंड इमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन GENEC के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है दोस्तों। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के फील्ड में भी एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। हो गए ना, एक एग्रीमेंट, 2 3 4 हो गए, 3-4 एग्रीमेंट हो ही गए दोस्तों। यानी कि लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि दोनों देशों में एक लंबे समय तक नेचुरल गैस का भी एक ट्रांसपोर्टेशन होगा दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा, यानी सप्लाई किया जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, अगला एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो अगला में कहा जाता है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द इंडियन कंपनी ऊर्जा भारत एंड ADNOC फॉर द अबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक 1 ऑयल फील्ड। ये दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ है दोस्तों। इंडियन कंपनी का नाम है ऊर्जा भारत एंड ADNOC, जो कि अबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक 1 ऑयल का फील्ड है दोस्तों। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुए। उसके बाद लास्ट का जो एग्रीमेंट है दोस्तों, कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट क्या हो गया, डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC साइंड एन MOU टू डेवलप द फूड पार्क इन गुंडनपारा वालवा एंड अहमदाबाद दोस्तों। ये जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ है, लास्ट एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सरकार के बीच में हुआ है दोस्तों। और अबू धाबी का डेवलपमेंटल एक होल्डिंग कंपनी है दोस्तों, जिसे हम PJSC के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद, और एक कहा जा रहा है PJSC। ये एक क्या है दोस्तों, अबू धाबी का डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी है दोस्तों। उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, साइन किया गया है। किस लिए साइन किया गया है, ताकि एक फूड पार्क का एक तरीके से कहा जाए, एक फूड पार्क यानी कि फूड के क्षेत्र में दोस्तों इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है। फूड पार्क खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, गुंडानपारा बालवा एंड अहमदाबाद में दोस्तों तैयार किया जाएगा। इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, साइन किया गया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इसमें भी जान लेते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि ये 2 शहरों की बात की जा रही है, एक मेघालय दोस्तों, एक मिजोरम। ये 2 शहरों में 3 डांसिंग गर्ल जिंजर का प्रजाति खोजा गया है, दोनों स्पीसीज खोजा गया है दोस्तों। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है कि रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 6 न्यू डांसिंग गर्ल जिंजर स्पीसीज इन इंडिया। पूरे इंडिया की बात किया जाए, पूरे इंडिया में 6 जिंजर यानी जो जिंजर्स, जिसको हम एक तरीके से हल्दी लहसुन का पेस्ट कहते हैं ना दोस्तों, यानी कि जिंजर का 6 नया स्पेसिस, जिसे हम डांसिंग गर्ल के रूप में जानते हैं, उसको नाम दिया गया है डांसिंग गर्ल दोस्तों। 6 एक नया स्पेसिस जो जिंगर का फैमिली से रिलेटेड खोजा गया है दोस्तों। और यहाँ पे अदरक की बात की जा रही है दोस्तों, यानी कि अदरक का 6 नया प्रजाति, 6 नया स्पेसिस को खोजा गया है, जिसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है दोस्तों। डांसिंग गर्ल का उसको नाम दिया गया है। आइए इसमें डिटेल के बारे में इसको डिटेल से जान लेते हैं। 2 साइंटिस्ट की यहाँ बात की जा रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से, जो भोपाल में है दोस्तों। भोपाल के जो एक तरीके से कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च से 2 साइंटिस्टों के द्वारा ये 6 न्यू स्पेसिस जो है दोस्तों, जो जीनसेस है, ग्लोवा का जीनसेस है, जो कि जिंजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अदरक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जेनस क्या है दोस्तों, ग्लोवा है। ऐसे 6 प्रजातियों को 2 साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया है दोस्तों। द कॉमन नेम फॉर दिस जेनस इस डांसिंग गर्ल रखा गया है, और डांसिंग लेडी के नाम से भी इसे जानने का प्रयास किया गया है दोस्तों। दीज स्पेसिस आर क्या कौन कौन है, ग्लोवा कार्निकल्ता, ग्लोवा कॉर्निकल्ता एंड ग्लोवा पाशी बेंगलासिस एंड ग्लोवा पोलीमॉर्फा, रिकॉर्डेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग से मिला है। ये 4 1 2 3 दार्जिलिंग से मिला है दोस्तों। बाकी ग्लोवा टार्नेसिस, ग्लोवा जनकाया फ्रॉम मेघालय से मिला है, एंड ग्लोवा यादावियाना फ्रॉम मिजोरम से खोजा गया है दोस्तों। ये 6 प्रजातियों का एक तरीके से खोजे जाने जिंजर के 6 प्रजाति को खोजा गया। इसका कॉमन नेम डांसिंग गर्ल के रूप में इसे रखा गया है दोस्तों। आप कह सकते हैं डांसिंग गर्ल के रूप में इसे रखने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं क्या कहा गया इसमें। अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों, जो कहा जा रहा है ये भी है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर एलायंस के बारे में बताया जा रहा है कि नेपाल दोस्तों, नेपाल को
101वां मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, यानी कि ये भी एक वैश्विक संगठन है दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संगठन है दोस्तों जो कि सोलर एनर्जी के बारे में बात करता है। ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे एक तरीके से निर्भरता को कम करता है दोस्तों, और रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देता है दोस्तों। जो इंडिया और कह सकते हैं फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस पेरिस में चल रहा था दोस्तों, उस दौरान इस संगठन का एक तरीके से शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो अब कहा जा रहा है कि उस संगठन का जो 101वां जो मेंबर बना है दोस्तों, उसमें नेपाल का नाम आ रहा है। इसको डिटेल में एक बार जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम इंडिया में है दोस्तों, यही न्यूज़ है, लेकिन इसको एक बार फिर से एक सिरे से देख लेते हैं क्या कहा गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ए ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एडवांसिंग सोलर पावर एडोप्टेशन फॉर कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर। यानी कहने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दोस्तों, एक तरीके से एक वैश्विक संगठन है, जिसमें एक दूसरे देश के सहयोग से इसे चलाया जाता है दोस्तों, जिसमें कि जो सोलर पावर को एडॉप्ट करने की बात की जाती है, यानी सोलर पावर एनर्जी को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, और जो कार्बन न्यूट्रल यानी जो कार्बन इमिशन जो एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। ये इसका मेन एम है। 2015 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा एट कब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था पेरिस में 2015 में चल रहा था। ये जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस पेरिस में 2015 में चल रहा था दोस्तों, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था दोस्तों। हेडक्वार्टर अगर इसका बात करें तो हेडक्वार्टर का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NIC, जो कि गुरुग्राम इंडिया में पड़ता है दोस्तों। आगे इसके बारे में क्या कहा गया है एक बार और डाल देते हैं। इसका एम क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। इसका मेन एम है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज गाइडेड, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज गाइडेड बाय इट्स टुवार्ड 1000 स्ट्रेटजी एम। मतलब दोस्तों कि इसका 1000 स्ट्रेटजी, इसका मेन एम है 1000 ये जो कॉमन शब्द है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है उसके बारे में बात करते हैं। टू मोबालाइज $1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सोल्यूशन बाई 2030, यानी आने वाले 2030 तक दोस्तों हम सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, यानी सोलर एनर्जी के फील्ड में इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये पूरे संगठन के द्वारा मिलाकर दोस्तों सोलर एनर्जी फील्ड में 2030 तक, ये इसका एम है दोस्तों। दूसरा एम क्या है दोस्तों, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों टू डिलीवर एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन, यानी कि इसको दोस्तों एक तरीके से 1000 मिलियन लोगों तक दोस्तों सोलर यानी क्लीन एनर्जी की बात कहा जा रहा है, यानी सोलर एनर्जी को रिच को पहुंचाना, इसके रिच को यानी 1000 मिलियन लोगों तक इसके पहुंच को पहुंचाना है, इसका इस्तेमाल करने के लिए बताने का काम करना है, या फिर इसको एक तरीके से प्रोडक्टिव बनाता है, इतने लोगों के बीच में इसको फैलाने का काम करना है। तीसरा इसका ये क्या है दोस्तों, टू इंस्टॉल 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, यानी 1000 गीगावाट का सोलर एनर्जी का कैपेसिटी हम इस पूरी दुनिया में एक तरीके से, जो इस संगठन है दोस्तों, इस संगठन का एम है जो भी इसके मेंबर हैं उस पूरे मेंबर को कंट्री में 1000 गीगावाट का सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है दोस्तों। और चौथा जो है आखिरी इसका क्या है दोस्तों कि टू मिटिगेट ग्लोबल सोलर इमिशन, एक तरीके से जो कार्बन उत्सर्जन हर साल जो हो रहा है दोस्तों, यानी जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का जो एक तरीके से इसका बार बार इसका इमिशन हो रहा है इन्वायरमेंट में दोस्तों, उसको क्या करना है, एक तरीके से 1000 मिलियन टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको 1000 मिलियन तक 2030 तक इसको कम करने का काम करना है दोस्तों। ये सारे के सारे गोल के जिसने बात किया है दोस्तों, ये 2030 तक इसका 2000 कह सकते हैं 2030 तक इसका पूरा एम बताया जा रहा है दोस्तों, जिस पे ये बात करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे आइए क्या है अगला देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स के रूप में निकल कर आ रहा है दोस्तों, UAE कंप्लीट्स फर्स्ट अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, यानी अबू धाबी एक ऐसा देश बन गया है दोस्तों। अबू धाबी ने पहली बार अरब देशों में अबू धाबी एक ऐसा देश है दोस्तों जिनके द्वारा एक कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्री बन गया है दोस्तों। संपन्न यानी कि अरब देश भी ऐसा कोई देश नहीं है
जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हो दोस्तों, एक्सेप्ट कि अबू धाबी को छोड़कर किसी पास नहीं है। तो अबू धाबी अरब देशों में पहला ऐसा देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट का जैसे अचीवमेंट को अचीव किया गया है दोस्तों इनके द्वारा। ये जगह का नाम क्या है दोस्तों, इस जगह पर ध्यान से देखिएगा, इस जगह का नाम है बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, अल दाफरा में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट नाम है इसका दोस्तों, बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इसका नाम है, जो अल दाफरा में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि अबू धाबी में पड़ता है दोस्तों। इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन द अरब वर्ल्ड, यानी कि अरब की दुनिया में जो भी है, अरब देशों के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है। विथ 4 रिएक्टर, इसमें कितने लगे हैं, 4 रिएक्टर लगे हैं, जो कि 25% UAE का इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 25% इलेक्ट्रिसिटी ये 4 रिएक्टरों द्वारा पूरा किया जाता है दोस्तों। UAE का एम है, आप कह सकते हैं UAE का एम है दोस्तों फॉर नेट जीरो एमिशन एंड 50% क्लियर एनर्जी बाई 2050 तक। UAE का एम है दोस्तों कि 50 तक हम लोग दोबारा कोई भी कार्बन इमिशन नहीं किया जाएगा, हमारे तक कार्बन उत्सर्जन का थोड़ा सा भी उपयोग नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से उसे ख़त्म करने का एम है। और 2050 तक लगभग अपने जितना भी एनर्जी है दोस्तों, जितना भी एनर्जी का ज़रूरत है UAE को, उस एनर्जी को उस पूरा एनर्जी की ज़रूरत का 50% इनके द्वारा एक तरीके से सोलर एनर्जी के रूप में किया जाएगा दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशनल यानी 2020 से इसकी शुरुआत हो गई है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का। एंड बाराकाह सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है, जो रिड्यूस द रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि इंडस्ट्री जो फॉसिल फ्यूल्स पे रहते हैं, एक तरीके से पेट्रोलियम पे जो चलता है, कोयले पे जो चलता है दोस्तों, उन लोगों को भी एक तरीके से कह सकते हैं आप सोलर एनर्जी का एक तरीके से न्यूक्लियर पावर एनर्जी के थ्रू वो एनर्जी देने का काम कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक तरह से क्लीन एनर्जी के रूप में आप देखा जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में आप इसको बात कर सकते हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या कहा गया है। अगला करंट अफेयर्स में निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि सीरिया के द्वारा पहली बार चौथा इंटरकंटिनेंटल, हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे दोस्तों, कहा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, कहा इतना लग रहा है भाई, सीरिया के द्वारा इंटरकंटिनेंटल मेंस कप का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है दोबारा सीरिया के द्वारा चौथी बार, यानी कि चौथा इंटरकंटिनेंटल मेंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जीता गया है। सीरिया किसको हराने का काम किया दोस्तों, सीरिया डिफीटेड इंडिया, यानी कि इस फाइनल मैच में इंडिया की हार हुई थी दोस्तों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये जो इंटरकंटिनेंटल जो मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि चौथा इंटरकंटिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप था दोस्तों, जो 3 से 9 सितंबर के बीच इसको खेला गया था। हैदराबाद तेलंगाना में इसको आयोजित किया गया था दोस्तों। अब इसके बारे में जानते हैं, एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है इसके बारे में दोस्तों, कि अबाउट इंटरकंटिनेंटल कप क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके पहले इंटरकंटिनेंटल कप के पहले नेहरू कप हुआ करता था दोस्तों, यानी कि पहले नेहरू फुटबॉल कप हुआ करता था टूर्नामेंट का, नेहरू फुटबॉल टूर्नामेंट कप होता था दोस्तों। इसकी जगह अब इंटरकंटिनेंटल कप कर दिया गया है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों। नॉर्मली 4 नेशंस पार्टिसिपेट करता है इन द इंटरकंटिनेंटल कप में। अगर देखा जाए तो मेनली 4 देशों के द्वारा खेला जाता है दोस्तों, लेकिन क्या था कि इसका जो चौथा एडिशन था जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इसमें सिर्फ 3 टीम पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया, सीरिया और मॉरिशस दोस्तों, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से एडिशन में किनको किस तरीके से कौन पार्टिसिपेट किया और किनको जीत मिला था दोस्तों, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, जानने का प्रयास कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन का जो हुआ था इंटरकंटिनेंटल कप का जो पहला एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश थे इंडिया, केन्या, न्यूजीलैंड और चाइनीज़ ताइपेई द्वारा दोस्तों। इंडिया को इसमें पहली बार जीत हासिल हुआ था, चैंपियन हुआ था दोस्तों। दूसरा जो इंटरकंटिनेंटल कप का दूसरा एडिशन था 2019 में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था दोस्तों। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टीम थे इंडिया, ताजिकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया था दोस्तों, जिसमें नॉर्थ कोरिया को चैंपियन घोषित किया गया था। तो तीसरा एडिशन में 2023 में हुआ दोस्तों, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया था। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश थे इंडिया था, मंगोलिया था,
वेनुआतू था और लेबनान था दोस्तों। इसमें इंडिया चैंपियन बना था दोस्तों। अगला जो लास्ट अभी जो 4th एडिशन हुआ दोस्तों, यानी चौथा एडिशन की बात की जा रही है, ये जो चौथा एडिशन हुआ था दोस्तों, ये 2024 में हुआ, हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ था। इसमें 3 देश थे, इंडिया, सीरिया और मॉरिशस। इसमें सीरिया चैंपियन बनने का काम किया है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, तो आज के सेशन में इतना ही है दोस्तों। बाकी रिवीजन क्वेश्चन है तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि 11 सितंबर से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी न्यूज़ हैं दोस्तों, उसको मैंने सारे को डिस्कस कर दिया है, सारे को हमने कवर करने का काम किया है दोस्तों। जो आपके लिए ज़रूरी होगा आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी हम अगले सेशन में करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक ख्याल